Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to start chapter number 8 of class 8 itself, that is cell functions and structures, or we can say cell structure and functions. इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एज यूजुअल पहले टाइटल को डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज सेल. सेल होता क्या है, सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं. बट सेल होता क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की. जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम लोगों को ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक रखनी होती है, तो यहाँ पे जो ब्रिक है वो बेसिक यूनिट है. ठीक है, इसी तरह किसी भी बॉडी का ऑर्गन बनाना है, कुछ भी हम लोगों को फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए जो हम लोगों का बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल. ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life. ऑलराइट, अब हम लोगों के सेल्स क्या करते हैं? अगर हम लोग देखो बहुत सारी ब्रिक्स को कंबाइन कर दें तो एक रूम बन जाता है, बहुत सारे रूम्स को कंबाइन कर दें तो एक हाउस बन जाता है. इसी तरह अगर हम लोग बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो टिश्यूज बन जाते हैं, और जब हम बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन कर देते हैं तो हम लोगों के ऑर्गन्स बन जाते हैं. अब हम लोगों को पता है ऑर्गन्स कौन कौन से होता है, सबको पता है, ये मेरे को यहाँ डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है. सो सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज and tissues combine to form organs. ऑलराइट, तो ये 2 पॉइंट्स हैं हम लोगों के छोटे छोटे से जो हम लोगों को ध्यान रखना है. नेक्स्ट आता है हम लोगों का सेल कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ. तो हुआ क्या था, 1665 में there was a scientist named Robert Hooke. In 1665 there was a scientist named Robert Hooke. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंडर, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को. ठीक है, और वो कौन सा सेल ऑब्जर्व किया था, दैट वाज कॉर्क सेल. कॉर्क सेल हम लोगों के बार्क होती है ट्रीज की, बार्क ऑफ ट्रीज में हम लोगों के प्रेजेंट होता है कॉर्क सेल, एंड दीज सेल्स आर डेड इन नेचर. ये लिविंग सेल्स नहीं होते हैं. ठीक है, सो दीज सेल्स आर डेड सेल्स. ये रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर डिस्कवर किया. अब हम लोग किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं सेल को, धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उसके बाद में हम लोगों ने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया था. हम लोगों ने आई मीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को. और वो कैसे डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप के अंडर रख के. माइक्रोस्कोप भी एडवांस हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह है, तो उससे हम लोगों ने सेल को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व किया. अब उसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं, माइनर होते हैं, इतने हाईलाइटेड नहीं होते, तो उसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते थे, उसके लिए हम लोग यूज करते थे स्टेन्स, जिसको हम लोग डाइज भी बोलते हैं. डाइज, ठीक है, जो कलर्स होते हैं ना वो. तो जो हम लोगों के स्टेन्स होते थे उसको हम लोग यूज करते थे सेल का जो सैंपल होता था उसके अंदर डाल के, ताकि जो अलग अलग से मतलब हम लोगों के हाईलाइट हो सके हर एक जो अंदर का सेल का पार्ट है. इस तरह से हम लोगों ने लिविंग और डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया. बट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर नहीं किया था लिविंग सेल्स को, इन्होंने सिर्फ डेड सेल को, कॉर्क सेल को ही ऑब्जर्व किया था. आगे के बाकी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने लिविंग सेल्स के ऊपर भी ऐसा वर्क किया. ठीक है, अब हम लोगों के जो सेल्स होते हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं. cells are of different shapes
एंड साइजेस। ठीक है, डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं। अब हम लोगों का सेल स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेयर शेप का। हम लोगों का सेल लॉन्ग भी हो सकता है, राउंड और स्फेरिकल भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, पॉइंटेड भी हो सकता है। तो अलग अलग शेप्स और साइजेस में हम लोगों को सेल्स मिलने स्टार्ट हुए। जैसे कि अब हम लोगों के जो आरबीसीज होते हैं वो राउंड और स्फेरिकल होते हैं, बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो। और वही जो हम लोगों का न्यूरॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो जो नर्व सेल्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, वो ऐसे सेल्स होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अब वो को कैसे होता है, वो ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स। तो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के अंदर हम लोगों को सेल्स मिले। नेक्स्ट आता है हम लोगों का जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इन ऑर्गेनिज्म। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो भी वैरी करते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर एक है, किसी के अंदर दो है, मतलब वैरी करती है ये चीजें। ये चीज जरूरी नहीं है कि हर किसी में एक ही होगा या हर किसी में बहुत सारे ही होंगे। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम लोगों के, वो क्लासिफाई किए गए किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी काम, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस, हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो एक सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी फंक्शंस के लिए। For each and every biological function that is performed inside our body or by our body are regulated by that particular single cell only. Alright, तो unicellular organisms का example होता है हम लोगों का amoeba, the most common example. एंड पैरामीशियम। एमीबा और पैरामीशियम हमारे दो कॉमन, जो आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस्ड हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड से बनते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सारे काम को करने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है वो बस एक ही सेल होता है। अब आते हैं हम लोगों के मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोगों का क्या होता था, एक ही सेल होता था जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था। बट जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर यही जो टास्क होता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग्स ऑल द सेल्स प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आता है हम लोगों का ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स वगैरह, जितने भी एनिमल्स हम लोगों के आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, सो mammals, humans, etc. Mostly all the animals. Sorry, it was humans it is. Alright, so these are unicellular and multicellular organisms on the basis of number of cells present in that particular organism. Alright, now I'm going to erase the board and then we will start with another topic. Alright, so now we are going to start with another part of the chapter, that is the term basically it is pseudopodia. एमीबा के अंदर क्या होता है, वो मूव करता है, वो फूड को पकड़ता है, वो फीड करता है अपने आप को। हाउ डज एमीबा डज दिस, कैसे करता है वो ये काम। तो हम लोगों की प्रोजेक्शंस होती हैं सूडोपोडिया, जिसके अंदर सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड दिस मीन्स फीड्स। हम लोग इसको फॉल्स फीड्स भी कहते हैं, जो एमीबा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कब हम लोगों की विजिबल होती हैं, जब एमीबा फूड कैप्चर करता है तो वो सूडोपोडिया की हेल्प से ही होता है। लाइक एमीबा इज लाइक दिस, बीच में न्यूक्लियस होता है।
आई विल टेल यू व्हाट इज न्यूक्लियस। तो ये एक एमीबा होता है सिंगल सेल, जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। होता क्या है, सपोज करो यहाँ पे फूड पार्टिकल आ गया, तो क्या होता है, ये जो एमीबा होता है ना, फूड पार्टिकल थोड़ा पास में बना लेता है, ये एमीबा के अंदर जो सूडोपोडिया होता है वो इस टाइप की कुछ प्रोजेक्शन आती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सूडोपोडिया, और ये अंदर ट्रैप कर लेता है फूड को। ठीक है, तो इस टाइप से ये फंक्शन होता है सूडोपोडिया का, जिसे हम फॉल्स फीड्स कहते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास में एक चीज और आती है, दैट इज नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या होता है, आई एम इरेजिंग दिस डायग्राम। नर्व सेल्स हम लोगों के ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स होते हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग और ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफर करने का पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, एंड द अदर वर्क दैट द नर्व सेल डज इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं, किंग ऑफ कह सकते हैं बॉडी, एक ऐसे सेल्स जो किंग है पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कि हाथ के साथ में हम लोगों का, हम बोल भी रहे हैं, लेग्स भी मूव होती हैं कई बार, तो ये जो पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है, एक मूवमेंट में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं बॉडी में, तो उस चीज को कोऑर्डिनेट करके हर एक पार्ट के साथ में, ऑर्गन के साथ में परफॉर्म कराना, वो नर्व सेल का काम होता है। ठीक है, वही मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करती है ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का सेल के पार्ट्स। उससे पहले एक चीज और छोटे से पॉइंट्स, दैट इज सेल के जो साइज होते हैं वो बहुत ज्यादा वैरी करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, वेयरएज अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रिच के एग की, तो वो एक होता तो सिंगल सेल्ड ही है ना एग, लेकिन वो हम लोगों का बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में, दैट इज मिलीमीटर में, और जो हम लोगों का बैक्टीरिया का सेल होता है वो माइक्रोमीटर में होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, सो इसके बाद में हम लोगों का आता है पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, हम वो पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के अंदर सबसे पहला जो आता है दैट इज आवर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाती है। वी ऑल्सो कॉल सेल मेम्ब्रेन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। One more important note for you all is that notes of this chapter are also in the description box. So if you want to copy down this, you can, and if you don't, you can just go through those notes as well. So every definition is there in those notes. Now cell membrane and plasma membrane भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये हम लोगों की एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म, सारा जो मेन कंटेंट होता है सेल का, वो इंक्लोज्ड होता है। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों की एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब कुछ इंक्लोज्ड होता है। ठीक है, और साथ ही में जो हम लोगों की सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है सेमी परमिएबल वर्ड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर नॉलेज। क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल का मतलब होता है जो चीज अलाउ कर दे, परमिट कर दे। ठीक है, और सेमी परमिएबल का मतलब जो कुछ चीजों को अलाउ कर रही है और कुछ चीजों को नहीं कर रही है। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग की ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेल में और बाहर वाले अपने नेबरिंग सेल्स में, ये सेल है, मैं एक सेल हूं, मेरे साथ में और जो मेरे नेबरिंग सेल्स हैं, उनके बीच में अगर हम लोगों को कम्युनिकेट करना है, मटेरियल एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए कुछ तो अमाउंट होता है, कुछ तो चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वो अलाउ कर देती है बाहर जाने के लिए और अंदर एंट्री दे देती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं देती। तो कंप्लीटली परमिट भी नहीं करती, परमिशन भी नहीं देती कि कुछ भी आए कुछ भी जाए, और ना ही ऐसा होता है कि बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती कि ना कुछ बाहर जाएगा ना कुछ अंदर आएगा। ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीजों को अलाउ कर देती है, कुछ चीजों को नहीं करती है। और ऑब्वियसली जो अनवांटेड चीजें होंगी उससे हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती, परमिशन नहीं ग्रांट करती कि वो अंदर सेल के एंटर करे या फिर एग्जिट करे सेल से।
ठीक है, तो ये हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है सेल वॉल। बेटा जो सेल वॉल होता है वो हम लोगों का हर एक सेल के पास में नहीं होता। हम लोगों को पता है 2 टाइप्स के सेल होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर हम लोगों का सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास में बोन्स होती है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। स्ट्रक्चर एक फिक्स प्रोवाइड होता है, ठीक है। बट जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि उनके पास में बोन्स नहीं है, उनके पास में स्केलेटन नहीं है। तो किस तरह से वो प्लांट की जो बॉडी है वो यूं स्टिल एकदम खड़ी रहेगी? हाउ? तो उसके लिए सेल्स के पास में होती है एक एक्स्ट्रा लाइनिंग, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को कि वो खड़े हो सके एक जगह पर, या फिर वो स्टिल एकदम उनकी पोजीशन एकदम सही रहे, वरना तो वो ढिलक जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास में स्केलेटन नहीं है बोन्स का, ठीक है। सो दिस इज आवर सेल वॉल। नेक्स्ट दैट कम्स इज साइटोप्लाज्म। आई एम राइटिंग इट हियर। साइटोप्लाज्म हम लोगों का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, पूरे सेल में ये फैला हुआ होता है, इट स्प्रेड थ्रू आउट द सेल। अब पहली चीज, एक चीज और आपके पास में है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर आप लोगों की प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सॉरी सेल वॉल। ऑलराइट, तो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी होता है हमारा, उसके आउटसाइड एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अंदर नहीं प्रेजेंट होती सेल मेम्ब्रेन के, वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, सो अब साइटोप्लाज्म की हम लोग बात कर रहे थे, तो साइटोप्लाज्म हम लोगों का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली सा फ्लूइड होता है थोड़ा, जो हम लोगों का फिल्ड अप होता है पूरे सेल के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों की एक टर्म आई है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों के वो पार्ट्स होते हैं जो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एटसेट्रा। तो ये हम लोगों के कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी डीप डिटेल स्टडी आप लोग फर्दर क्लासेस के अंदर, हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करोगे। ऑलराइट, राइबोसोम्स का मैं आपको एक शॉर्ट पे बता देती हूँ। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की, जो प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, कोई भी टिश्यू को बनाना है, कुछ भी हो, वी नीड प्रोटीन फॉर दैट। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को प्रोटीन चाहिए होता है, तो जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। रेस्ट आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर। सो सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों के वो पार्ट्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर में कहीं कहीं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज न्यूक्लियस, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं न्यूक्लियस को। सो हम लोग नेक्स्ट कवर अप करने वाले हैं न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ऑलराइट, सो न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं सेल का। सेल के एकदम सेंटर में एक डेंस डार्क सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ऑलराइट, अब इसी न्यूक्लियस के अंदर और ही ज्यादा डेंस डार्क सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। वी कॉल इट न्यूक्लियोलस। ऑलराइट, सो न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों का डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं सेल का, क्योंकि वो सेल में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेल के अंदर जितने भी परफॉर्म हो रहे हैं, उसे कौन ध्यान रखता है, कौन रेगुलेट करता है, वो करता है न्यूक्लियस। ऑलराइट,
तो एंड नेक्स्ट वी हैव डीएनए. अब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों का प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स. इनसाइड न्यूक्लियस, आई एम राइटिंग इट हियर, देयर आर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स हम लोगों के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों के प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का भी पार्ट हो सकते हैं. तो हम लोगों के क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, आपसे आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है, उसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो इस चीज का प्रूफ होती है कि आपके पेरेंट्स कौन हैं. ठीक है, जो प्रूफ देती है. दिस इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल. वो हम लोगों का क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हम लोगों का ट्रांसफर होता है कब, जब हम लोगों का मतलब एक पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये ट्रांसफर होता है. और ये विजिबल हम लोगों का तब होता है, क्रोमोसोम्स के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ तभी विजिबल होते हैं, वो भी माइक्रोस्कोप के अंडर, जब सेल जो है वो डिवाइड हो रहा हो. अब सेल कैसे डिवाइड होता है वो भी आप लोग हायर क्लासेस के अंदर ही पढ़ेंगे, अभी इसका कोई डिस्कशन नहीं है. ऑलराइट, सो ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियस. नेक्स्ट आता है हम लोगों का प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स से पहले आते हैं वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होता है, खाली बैग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों के बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, साइज वारी करता है. प्लांट सेल में ये जनरली थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. ये क्या काम करते हैं, स्टोरेज का. Storage of food, storage of gases, storage of any material is done by vacuoles. Vacuoles storage का वर्क करते हैं. ऑलराइट, जो खाली स्पेसेस होती हैं हम लोगों की साइटोप्लाज्म के अंदर. ऑलराइट, प्लांट सेल्स में बड़ी बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बड़े साइज के वैक्यूल्स होते हैं, एंड जो हम लोगों के एनिमल सेल्स होते हैं उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स हम लोगों के ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है कुछ जो हम लोगों का प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है. बट करते क्या है, पिगमेंटेशन करते हैं, मतलब कि कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, प्रोवाइड्स कलर टू लीव्स, टू फ्लावर्स. ठीक है, तो इनका काम होता है कलर प्रोवाइड करने का. अब प्लास्टिड्स भी हम लोगों के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक होता है जो बहुत ही कॉमन होता है, ग्रीन कलर. आप लोग देखते हो मोस्टली लीव्स का होता है. तो जो ग्रीन कलर होता है वो एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल. एंड लास्ट ईयर आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा होगा. क्लोरोफिल हम लोगों का फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है. ठीक है, और यही जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो हम लोगों का क्लोरोफिल होता है. और वो कहां पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया. सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस and vacuoles and plastids. So these are all the parts of cell. All right, so after this we have
फ्यू टर्म्स, एक दो टर्म्स हैं हम लोगों के पास में जो हम लोगों को कवर अप करनी है, एंड देन वी आर ओवर विद द चैप्टर. सो आई एम गोइंग टू इरेज द रोबोट एंड देन कम बैक. वी आर बैक. आई हैव ड्रॉन द डायग्राम बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी होती जा रही थी, तो आई थॉट मेक इट शॉर्ट. सो फर्स्ट टर्म अब जो हम लोगों की अब आती है दैट इज प्रोटोप्लाज्म. जितना भी कंटेंट हम लोगों का साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे हम लोग सेल का लिविंग कंटेंट कहते हैं और उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वी कैन से. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर वो कंटेंट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसका क्या काम होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का. ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और वो ऑर्गेनिजम्स जो पोजेस करते हैं, जिनके अंदर होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरियास. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव, और उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और ये ऐसे सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही एंक्लोज होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है. अब हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डायग्राम. इधर आप ध्यान से नोटिस करो, इधर से देखना दैट सबसे पहले जो हमारी बाहर वाली लाइनिंग है दैट इज द सेल वॉल. उसके अंदर हम लोगों का लाई कर रहा है सेल मेम्ब्रेन. एंड देन वी हैव ये जो हम लोगों का जेली लाइक सब्सटेंस है पूरा दैट इज द साइटोप्लाज्म. देन वी हैव सेंटर में एक न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोगों के राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने का वर्क करते हैं. देन वी हैव दिस गोल्गी बॉडीज जिसका आप लोग डिस्क्रिप्शन हायर क्लासेस में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन में समझोगे. नेक्स्ट वी हैव दिस क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है. वैक्यूल हम लोगों का बहुत ही बड़ा सा जो प्लांट सेल में बड़ा होता है साइज में और एनिमल सेल्स में छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल में हम लोगों की सेल वॉल एब्सेंट होती है तो डायरेक्टली देयर इज सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है वर्क करने के लिए. ठीक है. ये भी आप लोग हायर क्लासेस में डीप डिटेल में पढ़ेंगे. देन वी हैव दीज डॉट्स एज राइबोसोम्स, वैक्यूल्स and nucleus and nucleolus. Everything is same. There are three differences. The first one is animal cell के अंदर हमारी सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है. Then we have हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट और वी कैन से प्लास्टिड्स. वो हम लोगों के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं होते. एंड द थर्ड डिफरेंस इज प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स के साइज बहुत ही बिग होता है वेयर एज एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं. So this is all about the chapter. Here we end the chapter and next हम लोग धीरे धीरे ये जो क्लासेस है इसको एक्सटेंड करेंगे. अभी हमने 6th की वीडियो बनाई थी, देन 7th and then I have made 8th class video. Next we will extend it to 12th biology, 9th and 10th science and 11th and 12th biology, but we will do it step by step. So next video will be of 6th standard. Stay tuned students, and if you like the video, like, subscribe and share to my YouTube channel. Thank you so much.